हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। हम इस वीडियो में NCERT मैथ क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 के सभी प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रश्नावली 1.2 है, उसमें जो दिया गया है अभाज्य गुणनखंड के बारे में चर्चा किया गया है कि अभाज्य गुणनखंड के निकालें। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। अगर ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये सवाल बनाने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले चलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना कॉन्सेप्ट की कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। क्या होता है? भाज्य संख्या। सबसे पहले यह क्या है? भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसे दो या दो से अधिक, ऐसे मैक्सिमम कंडीशन में ये होता है कि उसे दो से ज़्यादा ही गुणनखंड होता है। दो से कम गुणनखंड ना हो, दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कोई संख्या ले लीजिए 4 है, तो 4 है तो 4 कितने से, 4 का गुणनखंड कितना हो सकता है? 4 का गुणनखंड क्या? 1 से भी 4 कट सकता है, 2 से कट सकता है और खुद 4 से कट सकता है। यानी कि 4 में कितने हैं? 4 के कितने गुणनखंड हो गए? कुल 3 गुणनखंड हो गए। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम 6 को देखते हैं तो 6 को कितने गुणनखंड हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और खुद 6 हो सकता है। यानी कि इसमें कितने गुणनखंड है? 4 गुणनखंड है। तो वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो सारे के सारी संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। लेकिन भाज्य संख्या के यहाँ पर कोई चर्चा नहीं किया गया। यहाँ पर किया गया किसका? अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या समझने से पहले भाज्य संख्या समझ लेना जरूरी है, इसीलिए हमने भाज्य संख्या के बारे में बताया। अब चलते हैं क्या अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका क्या हो? केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, वैसे संख्या को हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। ऐसा हम समझ सकते हैं क्या? वह संख्या जो क्या 1 से और खुद से भी विभाजित हो, अन्यथा किसी भी अंक से पूरा विभाजित ना हो, वैसी संख्या को क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे अगर यहाँ पर कोई संख्या क्या है? 3 है। 3 को कितने से हम काट सकते हैं? या तो 1 से यह विभाजित होगा या 3 से होगा, इससे अलावे किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद क्या है? यहाँ पर 5 लेते हैं तो 5 कितना से होगा? 1 से होगा या खुद 5 से होगा। यहाँ पर 7 लेते हैं, 7 कितना से होगा? 1 से होगा या 7 से होगा। अन्य दूसरी संख्याओं से यह विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो क्या हो, जिसका 2 केवल और केवल क्या हो? 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ से आप भाज्य और अभाज्य समझ गए होंगे। और आपको बता दूं कि सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 होता है। उसके आगे क्या होता है? 3 होता है। उसके बाद कितना होगा? 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, उसके बाद 23 होगा। इसके बाद ये ETC ये चलता ही रहता है। तो ये जितने भी संख्याएं सारे के सारे क्या है? अभाज्य संख्या है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होता है वो 4 होता है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। ये मैं ज़्यादातर क्या ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आता है उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आते रहता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड वो होता है कि किसी भी संख्या को ऐसे तोड़ो कि फिर उसे तोड़ने लायक ना बचे। यानी कि इस प्रकार से उसे तोड़ा जाए कि फिर वो
टूटने लायक ना हो उसे इसे क्या कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। तो देख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड जैसे भी कोई भी संख्या हम लेते हैं, उदाहरण के लिए चलिए हम 18 लेते हैं। क्या लेते हैं, 18। तो 18 को हमें करना है क्या, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, अभी बताए थे, कितना, 2। सबसे पहले इसमें कितना से देंगे, 2 से। उसके बाद कितना होगा, इसका 9 हो जाएगा। उसके बाद इसमें फिर आप 2 से नहीं लगेगा, ये कितने से लगेगा, 3 से। उससे अगला जो अभाज्य संख्या था क्या था, 3। फिर 3 से कितना हो जाएगा, 3। तो ये इसका जो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2, 3 और 3। ये क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले छोटी से छोटी जो अभाज्य संख्या उससे किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दूसरा संख्या ले लेते हैं हम, क्या है, यहाँ पर ले लेते हैं 24। क्या है, 24। 24 में सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो क्या है, 2 से इसमें अगर हम भाग देंगे तो कितना होगा, 12। फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 6। फिर उसके बाद 2 के बाद कितना, कौन सा अभाज्य संख्या, 3। तो 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2। और इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर 2 भी देते तो आ जाता। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। फिर अब इसे किसी ऐसे संख्या में इसे हम तोड़ ही नहीं सकते। तो 24 को इस प्रकार से तोड़ो, किसी भी संख्या को इस प्रकार से तोड़ो, इस प्रकार से तोड़ो, फिर टूटने लायक ना बचे, उसे क्या कहा जाता है, साधारण भाषा में अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। हमारे किताब में क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह अपना क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ रहा है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कितना है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिया गया कितना, 140। क्या है, 140। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कितना, 140। 140 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड, सबसे अपना छोटा क्या है, ये हो गया पहला का पहला सवाल। पहला का पहला सवाल कितना है, 140। इसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। तो क्या है, 2 से करेंगे तो कितना, इसका आधा कर दो, 70। उसके बाद 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 35। इसके बाद कितने से कटेगा, 2। तो उसके बाद 3। उसके बाद अभाज्य संख्या क्या है, 3। तो 3 से ये कटेगा नहीं, क्योंकि विभाज्यता का नियम आप जानते हैं। अगर नहीं जानते विभाज्यता का नियम तो अपने चैनल पर उसके सारे विभाज्यता का नियम अपलोडेड है। तो आप यहाँ आई बटन पर आ रहे जो आई बटन पर क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पर ये क्या है, 3 से नहीं कटेगा, कटेगा किससे, उसके बाद अगला अभाज्य संख्या क्या है, 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। तो क्या है, यहाँ पर 5 से कितना बार में कटेगा, 7 बार में। तो इस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा कितना, 2, 2, 5 और 7। ये हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें कुल 4 पार्ट दिए गए हैं, 5 पार्ट दिए गए हैं। तो आप बारी बारी से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा बड़ा बात है नहीं, बस यही इसमें कॉन्सेप्ट समझना था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, और सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या के जस्ट लाइक क्या होता है, लघुत्तम के जैसे निकालते जाओ इसका। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या लेना, उससे बड़ा अभाज्य संख्या, उससे बड़ा अभाज्य संख्या, इस प्रकार से उसमें भाग देते जाओ और इस प्रकार से लिख दो। ये होता है कि अभाज्य गुणनखंड। हाँ, इसमें अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ये थोड़ा इसमें हम अगले बताते हैं। तो यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यानी कि ये जो 2 संख्याएं दिया गया है, इसका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है।
फिर हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि इस दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ जो अपने पुराने विधि है उससे ना निकालने वाले हैं, एचसीएफ ना तो यूक्लिड विभाजन से निकालना है। यहाँ पर इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड के विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, यहाँ पर रफ में कर लेना 26 से कितना 2 का 13, 13 भी क्या है अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 13। उसके बाद कितना है 91, फिर लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह कितना है 91, 91 किस से कटेगा, 7 से 13 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 गुना में 13, यानी कि 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 और 13, इसको आप फिर नहीं तोड़ सकते। और 91 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 91 का वो कितना 7 और 13, और 7 और 13 को भी नहीं तोड़ सकते। तो इसका अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे एचसीएफ यानी एलसीएम और एचसीएफ। तो लिखेंगे 26 और 91 का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है महत्तम। तो महत्तम निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन होता है उसे हम लिखते हैं, इस दोनों में कौन कॉमन है 13 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो गया 13, जो कॉमन पार्ट हो वही क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। और यहाँ पर लिखेंगे 26 और 91 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है लघुत्तम लसौ, जो दोनों पार्ट कॉमन है उसे हम एक बार लिखते हैं, जो नहीं है उसे भी लिखते हैं, जैसे 2 है तो 2 को लिखेंगे और 7 है तो 7 को लिखेंगे। अब इस तीनों को हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26, और 26 को कितना से गुना करेंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा 26 और 7 को गुना करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा कितना 182, कितना हो जाएगा 182। अब क्या करना है, जो ये इसका ये आ गया क्या इसका महत्तम आया, या इसका लघुत्तम आया। अब हमें यह प्रूफ करके बताना है कि 26 और 91 को जो गुना करेंगे वो 182 और 13 के गुणनफल के बराबर हो। इसके लिए एक सूत्र होता है, लिखेंगे सूत्र से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये कक्षा 7 का क्वेश्चन है, 7 में दिया गया है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसौ गुने मौसौ, इसका क्या होता है फार्मूला होता है। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है, इसका पहली संख्या कितना है 26, दूसरी संख्या कितना है 91, तो लिखेंगे 91 बराबर लसौ कितना होगा इसका 182, और मौसौ कितना होगा 113। 26 और 91 को जब आप गुना करेंगे तो गुना करके देखिए इसका गुणनफल आएगा कितना, इसका गुणनफल आएगा 2366, और इसका भी गुणनफल आएगा 2366। यहाँ पर क्या हो गया RHS, यहाँ पर LHS बराबर RHS, ये क्या करना है प्रूव्ड करना था, यानी कि किसी भी संख्या का जो लसौ होता है मौसौ होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है क्या उसके लसौ और मौसौ का गुणनफल, ये हमें प्रूफ करके दिखाना था। इसका अब देखते हैं। वैसे इसमें 3 सवाल दिया गया है, ये भी सवाल आपसे आसानी है, आप बना करके देख सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते हैं, अगर प्रॉब्लम होगा तो हम बनाते हैं, लेकिन आप वीडियो को पॉज कीजिए फिर बनाइए, अगर नहीं बनता है तो अगला सवाल देखिए फिर हम बनाते हैं। ठीक है, का दूसरा सवाल देखते हैं। आशा है कि आपने इसे बनाया होगा, अगर नहीं बनाए हैं या बनाए हैं तो एक बार मिला लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है 510 और कितना दिया गया है, और दिया गया है 92, 510 और कितना दिया गया है 92 दिया गया है। तो 510 और 92 को फिर वही करना है, तो यहाँ पर लिखना है क्या 510 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य
गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 510 का अगर हम रफ में करते हैं तो कितना, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर कितना, ये 3 से कटेगा क्योंकि 3 का नियम क्या है, सबको जोड़ के देखो 3 का टेबल में आता है, 5 5 10 2 12, 12 3 के टेबल में आता है तो इसका 3 से कट जाएगा, 3 3 8 24, 3 पंचे 15, फिर कितना हो जाएगा ये 5 से 15 17 पंचे 85, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा में 17। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है 92, 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या है, यहाँ से 2 से कितना हो जाएगा? 6 2 चौका 8 है और 2 छक्के 12 46, 2 से कितना हो जाएगा 23, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे क्या होगा 23। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे में 23, ये क्या हो गया? ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इस अभाज्य गुणनखंड में आप क्या करेंगे? इसका मौसा निकालेंगे, लिखेंगे 510 और 510 और 92 का HCF कितना हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है? ये 2 दोनों में कॉमन है, उसके बाद 2 कोई कॉमन है तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 2। फिर लिखेंगे इस 91 और 510 और 92 का क्या LCM, इसका LCM कितना हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, फिर क्या हो जाता है? इसको लिखेंगे 3, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 17, फिर क्या होगा 2, फिर क्या हो गया 23, कितना हो जाए? इस सब को अगर हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 20 तिया 60 और इसको गुना करते हैं। इसको गुना करने पर हमें प्राप्त होता है कितना? 2346 इतना प्राप्त होगा। इस सब को अगर गुना करेंगे तो 2346 प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे? इसको फिर वही उस फॉर्मूला से इसे क्या करेंगे? प्रूफ करके दिखा देना है। यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लॉ 100 गुने मौ 100, ये होता है। तो पहली संख्या यहाँ पर कितना है? 510, दूसरी संख्या है इसका 92, इसका लॉ 100 आया कितना? 2346 गुने 2। जब इस दोनों संख्याओं को आप जब गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कितना? 46920। और इसको भी अगर इसको भी आप गुना करेंगे तो भी कितना आएगा? 46920। यहाँ पर क्या हो गया? LHS बराबर में कितना आ गया? RHS। ये क्या करना था? हमें प्रूव्ड करना था। तो इसी प्रकार से आप 2 का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, क्योंकि इसमें कोई हार्ड उतना है नहीं जो न समझ में आए। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? क्वेश्चन 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12, उसके बाद कितना है 15 और कितना है 21। इसका हमें LCM और HCF ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करने से पहले के लिए क्या होगा? सबसे पहले बारी बारी से सबको हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या? 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 12 का अभाज्य गुणनखंड, अगर 12 को हम रफ में अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से कितना हो जाएगा? 6, 2 से कितना 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद इसी प्रकार से लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड। 15 का कितना हो जाएगा? 15 में अगर हम 3 से करेंगे 3 पंचे 15, यानी कि 3 गुना में 5। उसके बाद कितना है 21। 21 का भी हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना में 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे 12, 15 और
इसका 21 का मौसम मतलब HCF हायर कॉमन फैक्टर बराबर क्या, जो तीनों में कॉमन, 2 था तो 2 में कॉमन, जो 3 है तो तीनों में कॉमन, 4 है तो चारों में कॉमन, तीनों में कॉमन कितना है 3 3 3, तीनों में कॉमन है, इसका HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसका कितना 12 15 का क्या हो जाएगा ये मौसम, कितना लॉस, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉस मतलब LCM कितना, जो तीनों में कॉमन है उसे हम क्या करेंगे एक बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तीनों में कॉमन है, उसके बाद कितना बचा 2, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 7, इसको गुना कर देते हैं कितना 7 7 या 21, 21 दूना 42, 420 कितना हो जाएगा 420। तो इसका लॉस कितना हो गया 15 12 21 का लॉस कितना हो गया 420 और इसका मौसम कितना हो गया 3, बस यही यहाँ पर ज्ञात करना था। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, ये तो पहला हमने बना दिया, दूसरा और तीसरा आप खुद से करिए तो आपको समझ में आसानी से आएगा। तो यहाँ एक बात आप बता देते हैं कि चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, उसे अनेक तरीक़ा से बनाया जा सकता है। इससे पहले हमने क्या किया, जो अपने पुराने विधि से भी लघुत्तम महत्तम निकालते थे, एक्सरसाइज 1.1 में क्या किया कि इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाले। यहाँ पर क्या करें, उसी सवाल को अभाज्य गुणनखंड विधि से बना रहे हैं, आगे और से विधियाँ हैं, तो एक सवाल को कई विधियों से हम बना सकते हैं। ये गणित है, गणित का कोई एक निश्चित विधि नहीं होता, एक निश्चित मेथड नहीं होता, इसे कई विधियों से बनाया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और क्या कहें समझने में भी आसानी हुआ होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है, समझने में आसानी हुई है, तो अपने से दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।